हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जहां पर हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया बैच नीट जेआरएफ 2022 जो जून में होने वाली एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो जर्नी हमने पिछले साल आप सभी के साथ मिलकर पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ एग्जाम नामक यूट्यूब चैनल से प्रारंभ की थी, आज उस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए ऐप के माध्यम से आप सभी के लिए एक नए गाइडेंस प्लेटफॉर्म के लिए उसे उपलब्ध कराया है, जहां पर आप अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से अपनी तैयारी करके इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य ऐसी एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, उन सभी में भी आप अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ना सिर्फ क्लासें मिलती है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल होता है। दोस्तों आज हमारा जो ये पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, तो उसमें प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम इस नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। तो नेट जेआरएफ एग्जाम के इस सिलेबस में दोस्तों आपके क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, सामान्य रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथ, डीआई, रीजनिंग, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। पेपर 2 सभी विषयों का होता है, जो सबके लिए अलग अलग विषय के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें सिलेबस रहता है। तो आप सभी दोस्तों ने जो हमारे से आज इस क्लास में कनेक्ट हुए हैं, सभी का विषय मेरे ख्याल से ज्योग्राफी ही होगा, है ना? तभी आप ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में आए हैं। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी के पेपर 2 की तैयारी करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम में, वो क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये 100 क्वेश्चन है वो कितने यूनिट से आते हैं? तो वो यूनिट है 10। कितनी यूनिट होती है? 10 यूनिट इसमें शामिल होती है, यानी 10 यूनिट इसमें रहती है। दोस्तों, कितनी यूनिट रहती है? 10। और 10वीं यूनिट ये आपको कौन सी है? भारत का भूगोल, जिसका पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ये 10 यूनिट है। 10 यूनिट पहली कौन सी है? भूआकृति विज्ञान हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी जिसे आप कहते हैं। फिर जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर आता है 5th यूनिट में दो बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है। कौन सी? एक तो है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और दूसरी कौन सी आ जाती है आपकी? अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। जो 6th यूनिट है उसमें थोड़ी डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलती है। इसमें आप आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास का भूगोल इसे आप कह सकते हैं, जिसमें आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना रहता है, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन एवं व्यापार भूगोल, और प्रादेशिक विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट। साथ ही साथ आपकी जो 7th यूनिट आती है वो उसमें आता है आपके सांस्कृतिक, कल्चरल, सामाजिक, सोशल एवं राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आपके 8th यूनिट में आता है भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट, यानी थ्योरी के बारे में इसमें आपको बताना होता है कि ज्योग्राफी का जो विकास है, भूगोल का विकास है, वो चलते चलते पुराने समय से लेकर आज तक इसमें आया, किस तरह से हुआ, कौन कौन से विद्वानों ने अपना योगदान इसमें दिया है। फिर आ जाता है भौगोलिक तकनीक 9th यूनिट में, जिसमें आपका है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसमें कार्टोग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गए, ये सभी चीजें, जीआईएस हो गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। और 10 यूनिट कौन सी है? भारत का भूगोल, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुए आपके होने वाली धरातलीय विषमताएं, आपके होने वाले मौसम में बदलाव, ऋतुएं, फसल, खनिज, जनसंख्या, उनकी विशेषताएं, ये सारी चीजें, परिवहन, औद्योगिक विकास, ये सारा हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है, भारत का भूगोल में शामिल होती है। और इस यूनिट को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को है वो ये लेक्चर अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। इससे पहले कि हम ये प्रारंभ करें, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है
उसके बारे में। ये जो बैच चालू हुआ है वो किसका है, नेट जेआरएफ का ये जो बैच है उसमें आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा 600 घंटे की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी, वो रिकॉर्डेड भी होगी और लाइव क्लासेस भी रहेगी। और लाइव क्लासेस जो रहेगी वो बाद में आपको रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ट्रिविया टेस्ट हमने रखा है। ट्रिविया टेस्ट क्या है, ट्रिविया टेस्ट हमने इसे नाम दिया है, ये टेस्ट है आपका प्रत्येक टॉपिक, जैसे हमारा हुआ भारत का सामान्य परिचय, तो भारत में सामान्य परिचय से जैसे ही टॉपिक पूरा होगा आपका 20 से 30 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा भारत का सामान्य परिचय से। तो ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही साथ आपके प्रिपरेशन की दृष्टि से भी। तो उन 150 से ज्यादा टॉपिक हमने छाटे हैं और उनसे आपके 20 से 30 प्रश्नों के जो टेस्ट है वो बनाए हैं। ठीक है, तो ये ट्रिविया टेस्ट होगा। अब ये ऐसा नहीं टेस्ट ही होगा, इसमें आपको पीडीएफ सहित आपको इसकी आंसर की भी अवेलेबल करवाई जाएगी, यानी इसका आप आंसर की भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमने रखते हैं फुल टेस्ट, फुल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं जेआरएफ एडवांस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जेआरएफ एडवांस टेस्ट ये टोटल नंबर है वो कितने होने वाले हैं 20, यानी 20 टोटल आपके जेआरएफ एडवांस टेस्ट होंगे और इन टेस्ट का शेड्यूल आपको पहले ही सेंड कर दिया जाएगा। अब ये किस पैटर्न पर होंगे, ये है 15 और 5 के पैटर्न में। कौन से पे, 15 और 5 के पैटर्न। 15 और 5 का पैटर्न क्या, 15 टेस्ट होंगे 4-4 यूनिट पे। 15 टेस्ट कैसे होंगे, 4-4 यूनिट पे रहेंगे, जिसमें आपके 2 यूनिट है वो बड़ी यूनिट और 2 यूनिट है वो छोटी यूनिट। ठीक है, इस तरह से इसे शामिल करते हुए हमने बनाए हैं 15 टेस्ट होंगे और उनमें क्वेश्चन होंगे कितने, 100 क्वेश्चन इनमें रहेंगे। अब इन 100 क्वेश्चन से आपको पीडीएफ मिलेगी आंसर सहित, साथ ही साथ आपका इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये रहेगा। और फिर बचे 5 टेस्ट, वो कौन से होंगे, 5 टेस्ट होंगे कंप्लीट, 5 टेस्ट पूरे रहेंगे जिसमें आपके 100 के 100 प्रश्न रहेंगे, सभी 10 यूनिट से इसमें शामिल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट रहेंगे जिनमें सभी 10 यूनिट से आपका है वो आने वाले हैं। इसमें भी क्वेश्चन है वो ही 100 रहेंगे और इनका भी आपको पीडीएफ और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आ जाते हैं फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी एग्जाम पे, जिसका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का जो बैच है वो भी हम प्रारंभ कर चुके हैं। अब इसमें क्या रहने वाला है, इसमें आपका 300 घंटे की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिलेगी, साथ ही साथ इसमें जो ट्रिविया टेस्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो नेट जेआरएफ एग्जाम से छोटा है, कम है इसमें सिलेबस, तो इसमें जो टेस्ट आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। और जो फुल टेस्ट है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, है ना, और 120 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, तो 20 टेस्ट ऐसे रहेंगे जिनमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। वही फॉर्मेट रहेगा 15 + 5, 15 जो टेस्ट रहने वाले हैं वो अलग अलग यूनिट से टॉपिक से रहने वाले हैं और 5 टेस्ट है वो फुल लेंथ रहने वाले हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा हमारा जो प्रोग्राम है, और आप जो भी स्टूडेंट है जो इसमें इंटरेस्टेड है वो जल्दी करें। 51 स्टूडेंट्स के लिए क्या है 30% ऑफ इसमें रखा गया है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर जो है आपका भारत का भूगोल, कौन सा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इस पर हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो भारत क्या है, देश है। अब उस देश का नाम क्या है, भारत है। इस देश का नाम इंडिया भी है, इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है। ठीक है, तो ये सभी नाम इसे कहां से प्राप्त हुई, वैसे प्राप्त हुई, ये सभी जानना भी हमें चाहिए। ठीक है, तो जब बात करते हैं हिंदुस्तान की,
तो हिंदुस्तान इसे नाम पड़ा ईरानियों से, है ना, ईरानियों से इसे हिंदुस्तान नाम पड़ा। और हिंदुस्तान नाम इसे ईरानियों से किस तरह मिला, जब हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी बहती है ऐसे, ठीक है, और इस सिंधु नदी से इस साइड ईरान यहां पर है, ठीक है, और ईरान लोग सिंधु के इधर वाले स्थान को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। क्यों, क्योंकि वो सह को सिंधु नदी नहीं बोलते हैं, सिंधु नदी को वो सिंधु नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हिंदू नदी, ठीक है, सह को क्या बोलते थे, है बोलते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं हिंदू नदी। और हिंदू नदी से इस पार वाला, इधर वाला जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, हिंदुस्तान। तो ईरानियों से हमें प्राप्त होता है हिंदुस्तान नाम। फिर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया कहां से आया, इंडिया यानी रोमन लोग है वो इसी सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं, ठीक है, रोमन लोग है इसी सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, इंडस, अपनी भाषा में इंडस बोलते हैं, और उसी इंडस से आता है आपका इंडिया शब्द। फिर आ जाते हैं हम आर्यव्रत, आर्यव्रत आर्यों का स्थान, ठीक है, आर्य लोग जैसे आपने पढ़ा है आर्य लोग होते हैं, आर्य प्रजाति है, तो आर्य प्रजातियों का जो स्थान है, आर्य लोगों का जो स्थान है वो कौन सा है, आर्यव्रत है, तो वो आर्यव्रत भी इसमें आता है जहां आर्य निवास करते हैं। फिर आ जाता है भारत, भारत है, एक भरत नाम के राजा थे, भरत नाम के राजा यानी राम जी के भाई नहीं, भरत, भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, ठीक है, वो बाद में आए थे, ठीक है, तो उनके नाम के आधार पर आपका भारत देश पड़ता है, ठीक है, तो इस तरह जो पुराणों में भरत राजा थे उनके नाम पर यह जाना जाता है, ठीक है, तो ये चार नाम आपको यहां पर मिलते हैं, भारत हुआ, आर्यव्रत हुआ, हिंदुस्तान हुआ और इंडस हुआ। इन चार नामों के आधार पर हम इस भारत को जानते हैं, इन चार अलग अलग नामों से जानते हैं। और जब नाम की ही बात चल रही है तो नाम पे ही इंपोर्टेंस को देखते हुए हमें यह भी पता है कि विश्व का एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर या इंडियन ओशन, जो कहां पर है, ऐसे यहां पर है इंडियन ओशन, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन आपका पाया जाता है। इस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा हुआ है। चलिए, तो ये थी भारत के नाम के बारे में जानकारी। अब आ जाते हैं भारत के विस्तार को, स्थिति के बारे में, ठीक है, स्थिति भारत की हम जानते हैं दो तरह से कौन सी, एक तो हम जानते हैं विश्व में स्थिति, यानी विश्व में भारत वहां पर आता है, और दूसरी हम जानेंगे एशिया में स्थिति, या एशिया में भारत का स्थान कहां पर है, ठीक है, दो जगह से स्थितियों का हम पता करते हैं। जब हम मानते हैं ये विश्व है, या विश्व का क्या बोलते हैं, पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, और जब दो भागों में बांटते हैं तो दो गोलार्ध बनते हैं, और जब हम इन्हें 0 डिग्री के माध्यम से, है ना, 0 डिग्री लाइन से यहां से बांटते हैं तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, या इक्वेटर, है ना, ये इन तीन नामों से इसे जानते हैं, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर नाम से इसे हम जानते हैं। और जब यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, अक्षांश रेखा है, ठीक है, यह पूरी पृथ्वी को जब दो भागों में बांटती है तो ये जो गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध बनता है, उत्तरी गोलार्ध, और इधर कौन सा बनता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इधर इसने बांट दिया। लेकिन हम अगर ये देखें कि पूरी पृथ्वी को इधर से भी तो बांटा जा सकता है, ठीक है, जब देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को बांटते हैं तभी भी हमारे पास कितने गोलार्ध बनते हैं, दो बढ़ते हैं, ठीक है, दो गोलार्ध मिलते हैं। इस वाले गोलार्ध को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को बोलते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, तो यानी हमारे पास से 4 गोलार्ध प्राप्त होते हैं
इधर पूर्वी, इस साइड पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी जो गोलार्ध है वो देशांतर रेखाओं से बनते हैं। और इधर हम बात करें ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण, तो वो बनते हैं अक्षांश रेखाओं से बनते हैं। यानी पूरी पृथ्वी 4 भागों में हमने बांट ली। अब इन 4 भागों में अगर हम बात करें तो इसे बोल देंगे हम उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम। और इधर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक तो दोस्तों, तो इस तरह से हमारे पास 8 दिशाएं आ गई, 8 आ गए, 4 गोलार्ध हो गए और उसके अंदर हमारे पास सब डिवीजन भी आ गया। अब भारत वहां पर स्थित है। भारत हमें पता है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में यह बांटती है। यानी भारत यहां पर स्थित है कर्क रेखा पर, और भारत कहां पर आएगा? पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर स्थित है आपका कौन? भारत। कौन स्थित है? भारत यहां पर स्थित है। अब भारत स्थित है तो भारत में जितने भी आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। नहीं तो पूर्वी पर आएगा, नहीं उत्तर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि भारत में देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो सारी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की हम बात करें भारत में, देशांतर रेखा, तो सारी देशांतर रेखाएं भारत में पूर्वी देशांतर वाली होने वाली है। और अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो सारी अक्षांश रेखाएं भारत में कौन सी होने वाली है? उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है। तो भारत कौन से में है? उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें स्थित है। ठीक है, आई होप आपको स्थिति है वो अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अगर आपका उत्तरी पूर्वी ऑप्शन ना हो, ओनली उत्तरी गोलार्ध हो, तो उत्तरी कर देना। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर ये हम माने मैप है, इस मैप में इसे हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये लाइन को इसे बताती है उत्तरी गोलार्ध इधर ऊपर और इधर दक्षिणी गोलार्ध। इस साइड कौन सा आ जाएगा? पूर्वी और इधर पश्चिमी। तो उसी तरह से भारत वहां पर आ जाएगा, यहां पर स्थित है। ठीक है, ये भारत है और ये भारत कौन से में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब अगर बात करते हैं हम एशिया में, तो एशिया में भारत कहां पर आएगा? ये भी देखने वाली बात है। एशिया में भारत कहां पर आने वाला है? ये पूरा जो क्षेत्र है, अब इसमें थोड़ा ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग ये एशिया में आता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में भारत वहां पर है, यहां पर स्थित है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भारत वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसे निकालने की सबसे आसान जो तरीका है वो कौन सा है? आप इसे बराबर भागों में बांट लें। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, किसी भी स्थान पर है ना, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो भारत कहां पर आ रहा है? भारत आ रहा है इसमें दक्षिण में। कौन से में आ रहा है? दक्षिण में भारत आ रहा है, दक्षिण में भारत
आ रहा है, यहां पर आ रहा है भारत, दक्षिण में भारत आ रहा है, भारत वहां पर आ रहा है दक्षिण में। कौन से गोल, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भारत वहां पर आएगा, दक्षिण में आएगा। फिर से मैं बता देता हूं, किसी भी स्थान की स्थिति अगर आपको निकालनी है, किसी भी जगह की स्थिति आपको निकालनी है, तो जैसे मैं बोलूं कि ये नहीं, इस पे चलते हैं हम, इस पे आते हैं, ये कोई स्थान है, इस स्थान में ये बिंदु कौन सी दिशा में है, यह बिंदु है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। ये निकालना है, सीधा सा डायरेक्शन निकालने का मैं आपको बता देता हूं। इसे आपको बांट देना है 4 भागों में, ऊपर आपका नॉर्थ आ जाएगा, नीचे साउथ आ जाएगा, इधर पूर्व आ जाएगा और इधर पश्चिम आ जाएगा। ये जो बीच वाला स्थान है वो कौन सा आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। तो ये आपका जो गोला है वो कहां पर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। और इसी तरह में सारे हैं वो सारी दिशाएं इसी तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए, तो भारत साउथ एशिया में स्थित है। अगर हम बात करें गोलार्ध के हिसाब से तो भारत कौन से में आ जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जिसमें अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी कौन सी होने वाली है, उत्तरी में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होने वाली है, और देशांतर रेखाएं सारी पूर्वी देशांतर होने वाली है। अब बात करते हैं कटिबंध की, तो भारत कौन से कटिबंध में, कटिबंध से हम सामान्यतः कौन सी चीज का पता लगाते हैं, जलवायु का, जलवायु विशेषताएं उस क्षेत्र के बारे में पता चलती है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, ये हम कटिबंध स्थिति के बारे में पता करते हैं, ठीक है। अब भारत का जो उत्तरी भाग है, हम बात करते हैं इस वाले भाग की, कौन से वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग वहां पर है सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से में, उपोष्ण। और उपोष्ण कटिबंध कौन सा होता है, कर्क रेखा से ऊपर वाला, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। और जब हम बात करते हैं नीचे वाले क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र जो कर्क रेखा से नीचे है, जिसे हम साउथ इंडिया बोलते हैं, भारत का दक्षिण भाग भी हम इसे बोलते हैं, तो वो कौन से में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। ये क्षेत्र किसमें आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में क्या विशेषता है, यहाँ पे हमेशा लगभग टेम्परेचर उच्च बना रहता है, 25 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है, 21-25 के बीच में। और उपोष्ण कटिबंध में स्पष्ट रूप से आपको 2 ऋतुएं मिलती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आपको आसानी से देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की जलवायु की, तो भारत उष्ण और उपोष्ण 2 भागों में बटा हुआ तो है, लेकिन भारत समूचा भारत है वो कौन सी जलवायु में आएगा, तो वो कौन सी जलवायु रहेगी, हमेशा आपको आंसर देना है मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। समूचा जो भारत है वो मानसूनी जलवायु में आता है, ये सही है। फिर जब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के आधार पर, जब हम कटिबंधों को बांटते हैं, तो भारत 2 कटिबंधों में स्थित है। कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग जो उत्तर भारत वाला भाग है वो किसमें आता है, वो सामान्यतः आता है आपका उपोष्ण कटिबंध में, और उससे नीचे वाला भाग है वो किसमें आता है आपका उष्ण कटिबंध में। लेकिन समूचे भारत की, पूरे भारत की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु शामिल होती है दोस्तों। चलिए, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं भारतीय उप महाद्वीप पे। तो भारतीय उप महाद्वीप क्या होता है, पहली बात तो ये महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं कौन सी चीज, जो सांस्कृतिक रूप से, जो धार्मिक रूप से, जो परंपराओं के रूप में, जो विकास के स्तर पर एक दूसरे से अलग है, ठीक है, जो है ना, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, महाद्वीप में आती है। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, सबकी जो परिस्थितियां हैं, सबका जो पहनावा है, खान पान है, आर्थिक विकास का स्तर है, तकनीकी ज्ञान का स्तर है, मानव विकास का जो स्तर है,
वो सब में क्या है, अलग अलग है। जैसे एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे एशिया और अफ्रीका भी जुड़े हुए हैं, अफ्रीका यूरोप भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें हम एक महाद्वीप क्यों नहीं बोलते, सबको अलग अलग बोलते हैं ना, तीनों को। पर्वत ही तो है बीच में, फिर भी हम उन्हें अलग अलग महाद्वीप बोलते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी अलग अलग है और ऑस्ट्रेलिया भी अलग अलग है। तो वैसे ही क्या है, जब हम बात करते हैं उप महाद्वीप की, तो यानी उप महाद्वीप यानी महाद्वीप में ही ऐसा क्षेत्र जो सांस्कृतिक मानव प्रजाति के रूप में, धार्मिक रूप से, उसकी सांस्कृतिक मानवीय विशेषताओं के रूप में दूसरे क्षेत्र से अलग रहता है। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के कारण जो भारतीय क्षेत्र है, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र एशिया के जो क्षेत्र है उनसे ज्यादा सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उनसे मिला जुला नहीं है। क्यों? एक बड़ी बाधा यहां पर विद्यमान थी हिमालय पर्वत के रूप में, और आप इसे आसानी से पार तो कर नहीं सकते थे, ठीक है। बहुत कम चीनी यात्री या चीन के साइड से यात्री भारत की तरफ आते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ का जो कल्चर है, इधर का जो कल्चर है, परंपराएं हैं और जो चीजें हैं वो अलग है, और भारत में क्या पाई जाती है, अलग पाई जाती है, इस पूरे भारतीय रीजन में अलग पाई जाती है। अब इसी वजह से इस क्षेत्र को, हिमालय से जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसे उप महाद्वीप में शामिल किया जाता है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसमें 5 देश शामिल होते हैं। कौन से देश शामिल होते हैं, 5 देश शामिल होते हैं। और उन 5 देशों में कौन सा आता है, भारत आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, भारत आता है आपका, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, और कौन सा आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये जो देश हैं वो भारतीय उप महाद्वीप में शामिल होते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं भारत का विस्तार पर, यानी विस्तार यानी भारत के बारे में जान लिया हमने, भारतीय उप महाद्वीप के बारे में जान लिया है। भारत कहां से कहां तक है वो फैला हुआ है। तो भारत फैला हुआ कहां पर, अक्षांशीय स्थिति जब हम माने तो भारत का जो सबसे निम्न अक्षांश है वो कौन सा होगा, उत्तरी होगा या दक्षिणी। तो अभी बताया था जितने भी अक्षांश भारत में आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, उत्तरी अक्षांश आने वाले हैं। और भारत का जो सबसे निचला जो अक्षांश है वो कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट का होता है। और सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा, 37 डिग्री 6 मिनट का, ये है उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट का है उत्तरी अक्षांश होता है। फिर हम बात करें देशांतर की, तो ये कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय विस्तार होता है। 68 डिग्री 7 मिनट आपका क्या पाया जाता है, देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। और हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार में ही 97 डिग्री 6 मिनट आपका यहां पर क्या पाया जाता है, देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। जो देशांतरीय पूर्वी देशांतर है, जो लास्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाएगा, वो कौन सा है, 97 डिग्री 6 मिनट देशांतरीय विस्तार आपका पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 30 डिग्री का तो आपका आ जाता है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। डिग्री में हम बात करें तो लगभग 30 डिग्री। और अगर हम इस तरह से बात करें पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, वो भी लगभग आपको कितना आ जाता है, 30 डिग्री का ही आ जाता है, अक्षांश और देशांतर दोनों में, ठीक है। लेकिन यहां पर यह है कि इन दोनों की जो लंबाइयों में अंतर है, अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री आता है और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री आता है, लेकिन दोनों की जो लंबाइयों में अंतर है
वो लंबाइयों में अंतर आपके ज्यादा आता है। और वो कितना आता है, उसमें आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में आपके कितना अंतर पाया जाता है, 281 किलोमीटर का आपके अंतर पाया जाता है। कितने का पाया जाता है, 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। हम जब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व तक विस्तार की भारत में, पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर का भारत में विस्तार पाया जाता है। और जब हम बात करें उत्तर से दक्षिण का भारत में विस्तार 3214 किलोमीटर का यह है पाया जाता है। और दोनों के मध्य जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं का अंतर है और 30 डिग्री देशांतरीय रेखाओं का अंतर है, परंतु दोनों के मध्य फिर भी अंतर आपको कितना आ रहा है, 281 किलोमीटर का अंतर यह आ रहा है। यह कैसे हुआ, तो यह सही बात है, पर अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं भी तो दो है, अलग अलग रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसे हम है वो यहां पे समझते हैं। एक पेज है वो इसमें हम इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यहां पे हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब आप बात करते हैं अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री पर, है ना, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री जाओ, 10 डिग्री मान लेते हैं, तो 10 डिग्री इधर आओ, 20 डिग्री जाओ और 20 डिग्री ऊपर जाओ। तो आपका जो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य अंतर है वो तो आपका फिक्स रहता है। वो कितना रहता है, वो 111 किलोमीटर का यह है जो अंतर आपका फिक्स रहता है, ठीक है, सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की, तो देशांतरीय रेखाओं में क्या रहता है दोस्तों, देशांतरीय रेखाओं में यह अंतर है वो आपका कम रहता है, ठीक है। कम कैसे रहता है, यह अंतर आपका 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। देशांतर रेखाओं में जो अंतर है वो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा रहता है। वो कितना रहता है, यह रहता है 111 किलोमीटर। यानी अक्षांश रेखाएं जब 0 डिग्री पर हो तो भी उनके मध्य अंतर 111 किलोमीटर, और अक्षांश रेखाओं में तो सब में समान रहता है। लेकिन अगर देशांतरीय रेखाएं 0 डिग्री पर होती है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो अंतर है वो 111 किलोमीटर रहता है। चलिए अच्छी बात है। एक चीज और, दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य जो अंतर है, जो दूरी का जो भाग है, उसे हम बोलते हैं गौर, ठीक है, इसे बोलते हैं गौर। अब इसमें ये चीज आता है कि जब हम जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, देशांतरीय रेखाओं के मध्य है वो दूरी में कमी आती जाती है। देशांतरीय रेखाओं के मध्य जो दूरी है उसमें क्या आ जाती है, कमी आती है। और वो जब वो कमी आती है तो जब ध्रुवों पे हम जाते हैं 90 डिग्री, जब हम बात करते हैं 90 डिग्री अक्षांश पर, है ना, ध्रुव पर, तब वहां पर देशांतरीय रेखाओं के मध्य जो अंतर है वो घटकर क्या रह जाता है, 0 किलोमीटर, यानी शून्य रह जाता है। शून्य उनके मध्य अंतर रह जाता है। अब अगर बात करें 45 डिग्री अक्षांश पर, तो 45 डिग्री अक्षांश पर उनके मध्य जो दूरी है वो कितनी रहती है, 79 किलोमीटर की रहती है। जब 45 डिग्री अक्षांश से जब हम बात करते हैं वो उनके मध्य जो दूरी है वो 79 किलोमीटर की रहती है। इनके मध्य दूरी, दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य दूरी। चलिए अब यहां पे हम छोटा सा एक प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। आई होप मैं इसे समझाने में आपको सफल हो पाऊंगा। अगर मैं ये बॉक्स लेता हूं, ठीक है, समान लंबाई समान दूरी समान भुजाओं वाला यह है बॉक्स है, ठीक है। और यह बॉक्स जो पड़ा हुआ है वो है रखा हुआ है कहां पर, 0 डिग्री पर। कहां पर रखा हुआ है, 0 डिग्री,
ठीक है। तो इस 0 डिग्री पर रखे हुए बॉक्स के ऊपर, ठीक है, काटने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भी समान लंबाई की होगी, समान बराबर आएगी। और इस पर जो देशांतरीय रेखाएं हैं, जो देशांतरीय रेखाएं से काटेगी, तो मैं मान लेता हूं इसमें काटती है, ये तो सेम कलर रह गया है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 देशांतरीय रेखाएं से काटती है। तो दोनों की लंबाई बराबर है, तो 0 डिग्री में तो अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार इसमें बराबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 थी, तो चलिए एक और काट देते हैं, ये 4 हो गई, ठीक है, 5 हो गई। तो ये बराबर इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आ रहा है। लेकिन इस बॉक्स को उठाकर मैं 0 डिग्री, यहां से 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर रख देता हूं, समान बॉक्स है, बराबर बॉक्स है, लेकिन हमारा 0 डिग्री कहां पर रह गया, यहां पर रह गया। और इस बॉक्स को मैं कहां पर ले जाता हूं, यहां पर ले जाता हूं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो तो 4 ही आएगी, वो तो बराबर ही आएगी, ठीक है। अक्षांशीय रेखाओं के मध्य दूरी तो बराबर ही होती है। लेकिन जो आपके देशांतरीय रेखाएं हैं, जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो कितनी आ जाएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, ज्यादा आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि उनके मध्य दूरी है वो कम हो जाएगी। तो वो अक्षांश देशांतरीय रेखाएं हैं वो इसमें से आ जाती है, ज्यादा आती है, ज्यादा आती है, लेकिन दूरी उनमें मध्य कम हो जाती है। तो ये स्थिति है वो भारत की है। क्यों भारत की है, ये बताया, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और 0 डिग्री से ऊपर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है और 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो इस वजह से कहां पर स्थित है, ये हमने देखा, यहां पर स्थित है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो आपके देश अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं दोनों ही बराबर आती है, ठीक है, दोनों ही इसमें अक्षांशीय रेखाएं तो उतनी ही आती है, लेकिन देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, ज्यादा आती है, लेकिन लंबाई में फिर भी वो थोड़ी कम रह जाती है। तो बराबर होने की वजह से जब बराबर अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं आती है तो लंबाई में वो थोड़ी कम इसमें रह जाती है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, यानी उनके मध्य दूरी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपको समझ में आ गया कि अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के मध्य इसमें अंतर पाया जाता है। चलिए अब भारत में है, जो हमने बार बार पढ़ा है कि भारत को कर्क रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन सी है रेखा है, क्या इसका जो है इंपॉर्टेंस है। ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी में ये जो लाइन है वो कौन सी है, 0 डिग्री, और इससे ऊपर 23.5 डिग्री तो है कौन सी, कर्क रेखा, नॉर्थ अक्षांश, और 23.5 डिग्री आपका आ जाता है साउथ अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कौन सी है, मकर, और ये कर्क। अब इसमें होता क्या है, देखो पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है यानी टिल्टेड है ना। अब उस वजह से क्या है, जो सूर्य है वो सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर जाता है और एक बार मकर रेखा पर जाता है, यानी सूर्य है वो इधर से इधर रोटेशन इसका चलता रहता है, यानी वर्ष में एक बार वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और वर्ष में एक बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यानी वर्ष में एक बार सबसे लंबा दिन यहां पर होता है और एक बार यहां पर होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें सीधी यहां पर आती है। अब इस इंपोर्टेंस की वजह से ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह लाइन से भारत है वो बीचों बीच से यहां पर गुजरता है, ठीक है। चलिए मान लिया बीचों बीच से यहां से भारत गुजरता है, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनसे यह गुजरती है, और
और भारत में ये कहां कहां से गुजरती है। ठीक है, तो भारत में टोटल 8 राज्य, कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं जिनसे यह होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? आपको आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम राज्य है। त्रिपुरा और मिजोरम राज्य इसमें शामिल होते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। ये अगर हम भारत का मैप माने तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हुए आपसे जाती है। और ये इससे यहां से जब यह जाती है तो ये 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। वो 8 भारतीय राज्य कौन से हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, पहला राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ज्यादा बड़ा रहेगा। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, यहां से जा रही है ना, तो दूसरा राज्य कौन सा रह जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। सॉरी, राजस्थान से भी जा रही है, राजस्थान से बिल्कुल छोटे से नीचे दक्षिण राजस्थान से जाती है। फिर चौथा राज्य कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। डूंगरपुर से होते हुए, यह है डूंगरपुर बांसवाड़ा, छत्तीसगढ़। फिर आपको आ जाता है पांचवा झारखंड। फिर आ जाता है आपको कौन सा? पश्चिम बंगाल। छठा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? त्रिपुरा। यहां पर इससे क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और आठवां कौन सा हो जाएगा आपका? मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। या तो आपको सीधा सीधा ये प्रश्न आ जाएगा कि वो इन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से 2-4 आपसे इनमें से मिल जाएंगे 8 में से, और जो बाकी नहीं होंगे उनसे नहीं जाते। ठीक है, दूसरा आ जाता है कौन सा शहर या कौन सा राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में स्थित है। जब बात आती है राज्य की तो एक बात ध्यान रखना, क्या राजस्थान राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, कर्क रेखा पर स्थित। ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है ना इससे, तो इस पर यह स्थित है। क्या राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह बात है वो बिल्कुल सही है, राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से आपको समझना है, जिन 8 राज्यों से यह लाइन जा रही है उनपे वो राज्य से उत्तर में स्थित नहीं है, चाहे उससे 1 किलोमीटर के ही क्षेत्र से यह लाइन गुजरे। ठीक है, तो कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से जारी है वो राज्य इस रेखा पर स्थित है। और इस राज्य, जैसे मैं बोलूं उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान से तो छोटा है उत्तर प्रदेश, है ना, और लेकिन ये उत्तर प्रदेश वहां पर स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मैं बोलूं बिहार, तो बिहार भी उत्तर में स्थित है। हम बोले अगर से ओडिशा, तो ओडिशा भी इससे उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, ये भी वहां पे स्थित है, उत्तर में ही स्थित है। मैं बोलूं तेलंगाना, तो तेलंगाना भी उत्तर में स्थित है। दक्षिण में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी दक्षिण में स्थित है। लेकिन वह फंसाता है तो कहां पर फंसाता है? जो मेन एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो वो महाराष्ट्र उड़ीसा यह नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपका मिजोरम, मणिपुर। कौन सा पूछेगा? मणिपुर। मिजोरम पर तो कर्क रेखा स्थित है, लेकिन मणिपुर इससे उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं
कौन सी सिटी, 4 सिटी आपको दे रखी है, बिहार, पटना है, मुंबई है, हैदराबाद है और भुवनेश्वर है। कौन सी सिटी है वो इससे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कौन सी आ जाएगी, पटना। पटना कहां पर है, यहां पर, मुंबई, भुवनेश्वर और हैदराबाद ये रही, तो ये दक्षिण में है और पटना इससे उत्तर में है। तो ऐसे ही शहर पूछ लेता है, सिटी पूछ लेता है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। अब एक चीज और है, आप सब बोलेंगे सर कौन इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक तो बता दे, तो ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक आ जाएगी राम, मित्र, ग्रुप, झा, छ। ठीक है, राम, मित्र, ग्रुप, झा, छ। राम को है जो मित्रों के साथ ग्रुप में जाता है, ऐसे समझ लेना, झा, छ। ठीक है, अब इसमें कौन सा आ जाएगा, रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, एम यानी मणिपुर है ना, पी यानी त्रिपुरा, जी यानी गुजरात, पी यानी पश्चिम बंगाल है ना, झा यानी झारखंड, छ यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी को ये याद अच्छे से हो जाएंगे। फिर से बता देता हूं, रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, मी यानी मिजोरम है ना, टी यानी त्रिपुरा, जी यानी गुजरात, पी यानी पश्चिम बंगाल, झा यानी झारखंड, छ यानी छत्तीसगढ़। फिर से एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अच्छे से नोट कर लेना। कौन सा आ जाएगा, रा यानी राजस्थान, एम यानी मध्य प्रदेश, मी यानी मिजोरम, टी यानी त्रिपुरा, यानी गुजरात, पी यानी पश्चिम बंगाल, झा यानी झारखंड, छ यानी छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। और ये इंपोर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर वर्ष में एक बार, जिसे हम जो गर्मियों का दिन रहता है जून, 21 जून, उस दिन है जो कर्क रेखा यहां पर सीधी चमकती है। ठीक है, वो सूर्य यहाँ पे एक बार सीधा चमकता है और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन रहता है। ठीक है, तो ये जो इस विशेषता के कारण इस रेखा का इंपोर्टेंस रहता है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और अगर हम दक्षिण में जाएं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इसे मकर रेखा कहा जाता है। और भारत में यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य इसमें शामिल होते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं समय रेखा पर। समय रेखा यानी मानक समय रेखा, और ये मानक समय रेखा होती क्या है। समय हम निकालते हैं किससे, देशांतरों से। समय निकालने में अक्षांशों का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि एक देश है जो ऐसे फैला हुआ है और एक देश है जो ऐसे फैला हुआ है ना, तो कौन से देश में समय में वेरिएशन मिलेगा, समय ज्यादा चेंजेस मिलेगा। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर हमें पता है कि समय निकालने में या समय के चेंज होने में अक्षांशों का कोई भी महत्व नहीं है, देशांतरों का महत्व है। तो ये जो देश है, इस तरह का जो देश है, वो किस में आता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 देशांतर आ जाएंगे, और मतलब हम अपने अनुपात में माने तो, और अक्षांश रेखाएं इसमें ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसमें अक्षांश रेखाएं कम आती है और देशांतरीय रेखाएं ज्यादा आती है। यानी जिस देश का, है ना, जिस देश का देशांतरीय विस्तार ज्यादा पाया जाता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार ज्यादा पाया जाता है, वहां पे समय में वेरिएशन भी ज्यादा मिलता है। और जहां पर जिन देश का आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार पाया जाता है, वहां पे समय में वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है,
तो अब जो समय है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, जो भारत समय निकालते हैं हम विश्व में, वो किस चीज पर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है देशांतरीय रेखाओं से। सिर्फ और सिर्फ देशांतरीय रेखाओं से ही आप समय है वो निकाल सकते हैं। अब देशांतरीय रेखाओं से जब आप समय निकालते हैं तो वो देशांतरीय रेखा कौन सी होगी जिसे आप अपनी समय रेखा माने, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करा, विश्व में एक समय रेखा माना, क्योंकि देशांतरीय रेखाओं तो सभी समान है ना। अगर ये डिसाइड ना करें तो कौन सी देशांतरीय रेखा 0 डिग्री है, तो सारी देशांतरीय रेखाएं समान है, ठीक है। तो पहले विश्व ने यह माना कि ये लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो लाइन है, ग्रीनविच रेखा है ना, वो 0 डिग्री रेखा है ना, और वहां से पूरे विश्व का है जो मापन किया जाएगा, वहां से पूरे विश्व में समय का मापन है वो किया जाएगा। चलिए हमने यह मान लिया कि 0 डिग्री रेखा है वो पूरे विश्व में समय का मापन करने के लिए सही है। लेकिन फिर एक समस्या और आती है कि सारे देश तो 0 डिग्री पर है नहीं, सब देश अलग अलग पर है, कोई 2 डिग्री, कोई 3 डिग्री, कोई 4 डिग्री, है ना, कोई 10 डिग्री, 15 डिग्री, है ना, ये अलग अलग स्थानों पर स्थित है। तो या फिर हमें कोई देश जो 0 डिग्री पर स्थित नहीं है वो क्या 10 डिग्री को अपना समय मान सकता है कि मेरे देश में वो समय लागू रहेगा जो 10 डिग्री देशांतर रेखा पर होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो 10 डिग्री को मान ले, ऐसे तो विश्व में जो समय की गणना है, समय का जो रोटेशन है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। तब फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि कोई भी देश जिसे अपना समय निर्धारित करना है, ठीक है, वह आधे आधे घंटे के अंतराल पे करे, यानी 7.5 डिग्री के अंतराल पर ही वह कर सकता है। यानी अगर मुझे कोई देश है वो उसकी पश्चिमी सीमा स्टार्ट होती है 30 डिग्री से और पूर्वी सीमा समाप्त होती है 39 डिग्री पर, ठीक है, देशांतर पर, तो वह इसके मध्य कौन से देशांतरीय रेखाओं को 31 मान लेता हूं इस समय, है ना, 31 मान लेते हैं, तो वह इससे अंदर कौन से देशांतरीय रेखाओं को अपना मानक समय निर्धारित करे, ये बताए कि मेरे देश में वह समय लागू होगा जो इस लाइन पर लागू होगा। तो 7.5 पहले इसे इरेज कर देते हैं ना, तो 7.5 डिग्री पर जो समय लग रहा है वही इसमें माना जाएगा, ठीक है। 7.5 डिग्री के इंटू में, तो 7.5 का इंटू करते हैं, 7.5 15, है ना, फिर कितना हो जाएगा 25.1, और फिर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा शायद, है ना, ठीक है, 30 हो जाएंगे, 22.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30, फिर आ जाएगा 37.5, और फिर हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब इन अक्षांशों पर ही आप अपना समय निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है, इनमें ही कर सकते हैं। अब इस अक्षांश में मानू कि ये 31 से चालू है, 39 पर है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो कौन सा 37.5 डिग्री वाला जो ऑप्शन है वही इसके पास बचता है। इस देश को वही ऑप्शन है वो अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था बनाई। अब ये 7.5 ही क्यों बनाया, ये 37 ही क्यों ले सकता है, भारत में 82 ही क्यों माना, ये सारी चीजों के प्रश्न आपके अंदर आ रहे होंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें प्राप्त करना है। चलिए तो वो भी हम प्राप्त करते हैं। ये मोटा मोटा समझ में आ गया ना, 82 क्यों माना, क्योंकि वो 7.5 से इंटू हो रहा है और वही लगभग भारत के मध्य में आता है। लेकिन अब
ये 7.5 वाला ही गणित क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया, 10 क्यों नहीं आया, 15 क्यों नहीं आया, ये भी सारी चीजें हम आज ही इसी भी क्लास में हम जानने का प्रयास है वो करते हैं। चलिए ये पेज हम इसमें ऐड, देखो देशांतरीय रेखाएं कितनी होती है 360, कितनी होती है 360 देशांतर होती है, यानी पृथ्वी को एक देशांतर रेखा से वापस पूरा घूमकर वापस उसी देशांतर पर आने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है। ठीक है, जो फेस है, ये जो फेस है यहां पे से अगर पृथ्वी चालू होती है, इस देशांतर रेखा से पृथ्वी चालू होती है और पूरा राउंड लगाकर वापस आती है, पूरा राउंड लगाकर, यानी जिसे हम बोलते हैं दिन, है ना, अगले दिन वापस उसी समय उसी रेखा पर आती है, तो पृथ्वी ने कितने डिग्री घूमी, पृथ्वी घूमी पूरे 360 डिग्री। ठीक है, अब पृथ्वी जब पूरे 360 डिग्री घूमी और उस 360 डिग्री चलने में पृथ्वी ने जो समय लिया वो कितना लिया 24 आवर। ठीक है, वो कितना समय लिया 24 घंटे पृथ्वी ने लिए। अब इस 24 घंटे में उसने 360 डिग्री चले, यानी 1 डिग्री चलने में पृथ्वी ने कितना समय लिया, तो 1 डिग्री चलने में जो पृथ्वी ने समय लिया वो लिया कितना 4 मिनट का समय लिया। अब ये गणनाएं हैं वो आप करते रहना। ठीक है, कितना समय लिया पृथ्वी ने 4 मिनट का समय है वो पृथ्वी ने 1 डिग्री चलने में लेती है। ठीक है, अब 4 डिग्री का समय 4 मिनट का समय 1 डिग्री चलने में लेती है, तब हम मानते हैं कि 1 घंटे में वह कितने डिग्री चलेगी, 1 घंटे यानी 60 मिनट में वह चलेगी 15 डिग्री। 15 चौको 60, 4 का भाग दिया तो कितना आया 15 डिग्री। ठीक है, एक मिनट में वह 1 डिग्री में वह चलने में समय लेती है वो 4 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट में वह कितना डिग्री चलेगी, तो वो चलेगी 4 का जब हम इसमें भाग दे देंगे 4 मिनट का तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो यानी 1 घंटे के आधार पर हम बांटे तो हर 15-15 डिग्री पर पृथ्वी 1 घंटा आगे चल जाती। और जब अगर हम 1 घंटा का मानते हैं तो विश्व में कितने टाइम जोन बनेंगे 24, कितने 24 टाइम जोन बन जाएंगे। परंतु 1 घंटे का जो टाइम जोन है जो पृथ्वी समय लेगी उसमें देशांतरीय में कई देश ऐसे होंगे जो उस सीमा में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या करा, इसका आधा करा, और आधा आधा करा मतलब 1 घंटे के बजाय उन्होंने क्या करा आधा घंटा करा, यानी हर आधे घंटे पर आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। और हर आधे घंटे पर जब आप अपना टाइम मानोगे तो हर आधे घंटे पर आपको जो डिग्री प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी 7.5 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे पे 15 डिग्री मिल रहे थे तो हर आधे घंटे पे कितने मिलेंगे 7.5 डिग्री आपको मिलेंगे। तो इस आधार पर कि हर 7.5 डिग्री पर आप अपना समय है जिस देश की सीमा उसमें आती है वो इसे रख सकता है। अब भारत की सीमा कहां कहां पर आती है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो भारत आता है 69 से और जाता है 97 तक, मोटा मोटा हम माने तो 69 से 97 के बीच में भारत आता है। अब भारत है, भारत के पास क्या ऑप्शन था, क्योंकि ये विस्तार भी कम नहीं है ना, 69 से लेकर 97 तक। तो भारत कौन कौन सी रेखाओं को अपना है वो अक्षांशीय विस्तार मान सकता था। हमारे पास अगर मैप है तो
अगर मैं ये बोलूं 69 है और ये कौन सा है 97 है, तो भारत कौन सी रेखाओं को अपना अक्षांश विस्तार है वो मान सकता था। ठीक है, तो देखो 7.5 का इंटू है, इसका है 7.5 का इंटू यानी 7.5 का। तो भारत एक जो लाइन मान सकता था वो कौन सी मान सकता था 75। दूसरी, इससे अगर 75 से पहले चले 87, सॉरी 75 मान सकता था और 75 68 67.5 ये आ सकती थी। फिर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 82.5, फिर इसके बाद में कौन सी आ जाएगा 90 और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा 97.5। तो भारत के पास इतने ही सारे ऑप्शन थे। ये तो भारत आता नहीं है इसमें, या तो भारत आता 75 में, या फिर आता भारत 82 में, फिर आता 90 में, या फिर आता 97 में। तो अब आप बताओ इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है वो आपको अच्छा लग रहा है। ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये रहा, या ये रहा। इधर का लेंगे तो इससे लेकर इस तक का जो अंतर है वो आपका 2 घंटे का है। यानी अगर ये मानोगे आप तो यहां से का समय और यहां के समय में कितना अंतर है 2 घंटे का अंतर है, वो भी मैं निकालना बताऊंगा आपको। अगर आप ये लेते हैं तो भी आपके पास थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। तब भारत में ये 82 वाला है जो माना, जो नैनी से गुजरता है। ठीक है, नैनी नामक स्थान से ये है गुजरता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये 82 वाला ही क्यों लिया ये समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं, फिर इसको हम आगे है वो कल की क्लास में बढ़ाएंगे। तो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री से गुजरता है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर आएगा। भारत में सारे जो जितने भी देशांतर है वो कितने हैं पूर्वी देशांतर ही है। और भारत का मानक समय है वो मिर्जापुर या नैनी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और इसी के आधार पर भारत का है वो समय निर्धारण होता है। पूरे भारत में जितनी भी घड़ियों में जो समय दिखाया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो समय चल रहा है वही समय दिखाया जाता है। तो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं 5.5 घंटे यह है आगे है वो रहता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहां से गुजरती है, ये गुजरती है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। तो दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट है वो हमें बता दीजिए। ऐप पर आपकी लाइव क्लासेस हैं वो मंडे से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इससे जुड़े और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें इसी से आगे चलेंगे। इसमें कोई डाउट है वो हमें पूछ लेना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इससे आगे वाले चैप्टर में हम समझेंगे समय कैसे निकालते हैं, जरूरी है आना चाहिए, है ना। समय कैसे निकालते हैं, 5.5 डिग्री ही भारत आगे क्यों है, 82.5 डिग्री माना क्यों माना ये समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे 5.5 डिग्री भारत आगे क्यों है। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, जैसे स्टेट एग्जाम में भी आ जाते हैं कई बार, है ना। तो इनको भी हम देखेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं भारत के बारे में, राज्य कितने हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, इन सभी जानकारियों के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा
करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।